नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, शिद्दत की गर्मी में कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। आज यानी 22 अप्रैल से 1.5 महीने तक लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे और संभाग लेवल पे ये प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन होगा किसके खिलाफ? हम सब जानते हैं कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से प्रचार में संविधान को लाया जाए, संविधान को लेकर ये प्रदर्शन होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के, यानी जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, उसको लेकर के प्रदर्शन होगा। ईडी की मनमानी को लेकर के प्रदर्शन होगा और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा या केंद्र सरकार का एजेंडा है, जो ये बार बार कहते हैं कि संविधान विरोधी है, उन सब मुद्दों को लेकर के निरंतर प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य बहाली की जाए, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इस पर प्रदर्शन रहेगा। आज से अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समूचे देश में, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, समूचे देश में चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस राज्य के दर्जे की बहाली के लिए अभियान तेज कर दिया है उन्होंने। आज से प्रदेश कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान चला रही है। बीजेपी सरकार की भ्रामक रणनीतियों को उजागर कर रही है। आज से शुरू कर दिया। ब्लॉकों में भी राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर के आंदोलन तेज कर दिया है। 29 अप्रैल को प्रांत स्तरीय विरोध रैली का आयोजन किया जाएगा, यानी बड़े पैमाने पर। जैसे जैसे गर्मी पीक पर चलती जाएगी, कांग्रेस भी गर्म होती जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत सभी जिला और ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज जम्मू में किया गया है। रोजगार का मोर्चा के साथ साथ महंगाई और अन्य नीतियों को लेकर के भी कांग्रेस ने घेरने का प्रयत्न किया है और ये बड़ी नेशनल वाइड है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, समूचे देश में जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी का मिसयूज कर रही है। पहले हम बताते हैं पीसीसी चीफ तारिक हमीद करा ने किस तरीके से इसका उद्घाटन किया और हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा। तो रणनीति बनाने के लिए हैं हम यहाँ पे, इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या रहेगा। जी, स्टेटहुड को लेकर आपने लगातार जो है वो मांग की है और आज स्टेटहुड भी हमारा मुद्दा रहेगा और जो भीम और हमारे बापू का जो चल रहा है पूरा 1 ईयर, वो भी रहेगा और साथ साथ में जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है वो भी एक मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार स्टेटहुड को लेकर कहते हुए नजर आई है कि बहाल किया जाएगा। बात करें गृह मंत्री अमित शाह की या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी ये कहा। बार बार पिछले कई महीनों से यही बात कर रहे हैं कि उनके कहनी और कथनी में बहुत फर्क है और हम उस चीज को लगातार उनकी नोटिस में भी ला रहे हैं, पब्लिक की नोटिस में भी ला रहे हैं कि वो समझ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी का कहने और करने में कितना फर्क है। कांग्रेस पार्टी जो कैंपेन की शुरुआत कर रही है आज से, क्या लगता है केंद्र सरकार पर कितना इसका असर पड़ेगा और राज्य के दर्जे को बहाल? ये कोई कैंपेन तो नहीं है, ये हमारा रूटीन का एक प्रोग्राम है। जय भीम, जय संविधान, जय बापू का ये पूरा 1 साल का है प्रोग्राम। उसके साथ साथ हमारा जो 40 दिन का जो प्रोग्राम है उसकी आज से शुरुआत है और उसी की डिटेलिंग हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उसका जो दुरुपयोग हो रहा है और बाकी जो मेन मुद्दे हैं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के वास्ते जो। तो दर्शकों, आपने देखा तारिक हमीद करा जो पीसीसी के चीफ है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनका ये कहना है कि स्टेटहुड का दर्जा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ईडी की मनमानी और अन्य मुद्दों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशन का मिसयूज कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस ने ये मोर्चा खोला है। हम आपके पैनलिस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अयाज अहमद पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। अयाज साहब, आपका स्वागत है। अजय भारती जी, स्पोक्स पर्सन। अजय जी, आपका भी स्वागत है। आप बड़े लंबे समय के बाद मिले हैं हमें। प्रवक्ता तेजा सिंह जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, तेजा सिंह जी, आपका भी स्वागत है। इमरान काजी जुड़ेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद में। मैं तेजा सिंह जी से शुरुआत करूंगा। तेजा सिंह जी, अचानक जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी और इन लोगों को
नेशनल हेराल्ड केस में पकड़ेगा, क्या ये उसकी वजह से किया जा रहा है या वाकई से पहले से सुनिश्चित था? देखें जनाब, मुझे आपकी ये बात सुनकर मायूसी हो रही है। जब से हमारी स्टेटहुड हमसे छीनी गई है, राइट फ्रॉम दैट डे इस वक्त तक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोला है। सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर की रियासत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी और ये एक आज़ाद कंट्री की तरह थी हिंदुस्तान के साथ विलय करने से पहले, और जिन आशाओं और उम्मीदों के साथ उस वक़्त के महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ विलय किया था वो ये था कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा सेकुलर मुल्क है, इसमें हमारी स्टेट की भलाई होगी, और मैं मानता हूँ हुई भी। लेकिन अचनचेत पता नहीं बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या मुनासिब समझा कि इतनी बड़ी स्टेट जिसको हिंदुस्तान का मुकुट कहते हैं उसको टुकड़ों में बांट दिया अपने ज़ाती एगराज और मकासद के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग किया गया। और इस वक्त सारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का एक बंदा का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग किया गया। क्या कहेंगे वाकई में जो 370 में, अजय भारती जी, क्या वाकई में 370 में जो संशोधन हुआ 35 को हटाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? क्योंकि तेजस सिंह जी सीधे ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, यूनियन गवर्नमेंट पर, आपकी सरकार पर। धन्यवाद आपका और को पैनलिस्ट्स को मेरी तरफ से नमस्कार जी। पहले तो मैं एक ऑब्जेक्शनेबल कमेंट को नोटिस में लाना चाहता हूँ और करेक्ट करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर कभी भी स्वतंत्र देश नहीं था, आजादी से पहले भी नहीं था, आजादी के बाद तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नेटिव रियासत थी। अगर आपको इसका कोई एक प्रमाण देखना है तो देखिए कि 1947 से पहले जो पासपोर्ट इशू होता था वो किस नाम से होता था, तो आपको ये क्लियर हो जाए। ये कंफ्यूजन सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है शुरू से ये, इसीलिए वो 2 नेशन थ्योरी नहीं, जम्मू कश्मीर में 3 नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाती रही है कुछ लोगों के साथ। इसलिए पहले इस चीज को अलग रखें। मैं तारिक हमीद करा साहब को भी सुन रहा था और वास्तव में एक हाइपोथेटिकली मैं उसको ऐसा ये नहीं करें तो मैं देख रहा था कि बापू की जो चित्र पर उन्होंने माला पहनी उसको आंखों के बीच में डाला ताकि एक ही दृष्टि देखे, एक से मतलब वो पूर्णता उसको नहीं देखना चाहते हैं। यही वो जम्मू देश को देखते हैं, वो होलिस्टिकली नहीं देख रहे, एक आंख से देखते हैं, जितना उनको बाता है उतना ही देखना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग 1975 में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग 1947 में हुआ था। जब पार्लियामेंट को बताए बिना, पार्लियामेंट से पूछे बिना, पार्लियामेंट के ध्यान में लाए बिना यहां पर 370 2 लोगों ने मिलकर लगाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग था। भारतीय जनता पार्टी ने उस दुरुपयोग को सही करके जो टेम्पररी प्रोविजन था उसको समाप्त कर दिया। रही बात जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी स्टेट होने की बात, उसको तो उन्होंने 1947 में ही सबसे छोटा बना दिया था, जब चीन के हवाले जमीन कर दी थी 62 में, और 47 में POJK के नाम पर पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। ये तब से ही छोटी हो गई थी। जी, क्या तेजस सिंह जी कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग आप करते हैं और आरोप आप बीजेपी या एनडीए की सरकार पर लगाते हैं? देखें जनाब, जहां तक हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बताया कि माननीय हमारे PCC के जो चीफ हैं उन्होंने हार कैसे डाला, ये इस किस्म की बात से ये महसूस होता है कि ये ज़ाती क्रिटिसिज्म पे उतर आते हैं। हमारे मैंने जाति नहीं किया, मैंने पहले ही बताया, वो पैराफेट मैंने किया नहीं। वजह यह है कि लेकिन आपने उस पर क्रिटिसिज्म किया। करा साहब बहुत बड़े, वो आप हाफ आधा देखते हैं, क्योंकि करा साहब एक वकील हैं, काबिल तरीन आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं और एक सियासी फैमिली से हैं। राइट फ्रॉम बिगिनिंग उनकी 2 पुश्तें कांग्रेस के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रही हैं, वो सियासी परिवार से बिलोंग करते हैं और उनको ये पूरी समझ है कि महात्मा गांधी जी का क्या मकाम है, नेहरू जी का क्या मकाम है। बाकी ये मज़ाहिया बात करने से कुछ नहीं होगा। बाकी जो जम्मू कश्मीर की स्टेट हुड हमसे छीनी गई है उसके लिए ये आंदोलन जो 40 दिन का शुरू हुआ है, हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग हो रहा है और जो एजेंसियों को
के पावर्स को मिसयूज करके जी अपोजिशन के लीडरों को और सियासी लोगों को डिस्क्रिमाइज किया जा रहा है। आपने जिक्र नहीं किया, इमरजेंसी का जिक्र नहीं किया, 370 और 35 का जिक्र नहीं किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी शब्द देखें जनाब, जो इमरजेंसी में जो कुछ हुआ उसके बाद आप ये सोचें कि ठीक है, मैं मानता हूं एक बार के लिए कांग्रेस डिसलॉज हुई पावर से, लेकिन कितने साल उसके बाद कांग्रेस ने हिंदुस्तान पे राज किया, हिंदुस्तान पे हुकूमत की। जुमा 8 दिन हुए कि मजहब के नाम पर मजहब कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के नाम पर राज कर रहे हैं, नहीं डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल देख लीजिए, ये जमहूरियत का हक हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जमहूरियत नहीं है, राज करना, और उसके तहत हमको ये हक बनता है कि हम इस मुल्क में डेमोक्रेटिक सेटअप के जरिए राज करें। इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, हम सर तस्लीम खम आपको मानते हैं कि आप हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां आप अपने पावर्स को मिसयूज कर रहे हैं तो देश के नागरिक होने के नाते हमारा ये हक बनता है कि हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, आवाज उठाएं और लोगों के हकों के लिए सड़कों पे भी उतरें। अजय भारती जी, आपने तारिक हमीद करक को पूरी तरह से नहीं सुना, उन्होंने ये भी ईडी पर भी आरोप लगाया। आप जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चला रहे हैं, राज नहीं कर रहे, लोकतांत्रिक तरीके से राज कर रहे हैं, आप पर आरोप है कि आप सभी एजेंसीज को, कल तो यूएसए में जाकर के राहुल बाबा ने बोल दिया, राहुल गांधी ने बोल दिया कि इनका और इलेक्शन कमीशन का समझौता हो गया था, महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र किया उन्होंने, यानी सारी एजेंसीज का इस्तेमाल, ये भी तारिक हमीद करक ने कहा है। सही है कि तारिक हमीद यानी राहुल गांधी साहब ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन के साथ समझौता हुआ था उसी हमीद करक साहब चुने गए, उसी के तहत कांग्रेस को यहां 5-6 सीटें मिली, ये समझौता था, ये अगर, लेकिन जिस ईडी की ये बात कर रहे हैं, मुझे बताइए जरा, आपने कितने दिन हो गए आपको नेशनल हेराल्ड देखते हुए, जरा मुझे भी एक कॉपी बता दीजिए, वो छप कहां रहा है, कौमी आवाज छप कहां रहा है, ये सारे पेपर जिसका स्वतंत्रता के एक बैकग्राउंड था, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून पसीने की आमदनी से उसको चलाने की कोशिश की थी, आज वो 76% उसकी जो अपने शेयर है किनके पास है, और बाकी के 24% पर भी कौन से कब्जे जमाए बैठे हुए हैं, ये बताएं ना। और अगर इसी को उजागर करते हैं और ईडी इसके बारे में पूछते हैं, बताइए छपे, और क्या कहते हैं इनके मुख्यमंत्री साहब हिमाचल के, हम लगातार एडवर्टीजमेंट करोड़ों का देते रहेंगे, पेपर छपे नहीं छपे, हमारा पेपर है। आपको बताना पड़ेगा ना साहब, ये डेमोक्रेसी है, लोग तो पूछेंगे ना छप कहां रहा है, कितनी कॉपी छप रही है, कौन देख रहा है उसको, सिर्फ कांग्रेस मुख्यालय में जाती है क्या, और भी कहीं जाती है क्या एडवर्टीजमेंट? आप पब्लिक का मेरी पे, ये जो टैक्स पेयर की मनी है उससे आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछना दुरुपयोग नहीं होता है। दुरुपयोग तब होता था जब बहरुल इस्लाम को आपने एक दिन मेंबर बनाया, दूसरे दिन राज्यसभा मेंबर बनाया, फिर हाई कोर्ट का जज बनाया, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, वापस राज्यसभा में लाए, वापस सुप्रीम कोर्ट में ले आए, ये होता है दुरुपयोग जी, और ये जग जाहिर है। चलिए याद साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमें ये बताइए, ये जो संघर्ष अब शुरू किया है, एक दूसरे पे आरोप है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करते हैं, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपकी क्या राय है? बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग किया, और कांग्रेस कहती है कि संविधान को ये बदल ही देंगे। जी, आपकी क्या राय है? ये राय जी नहीं, सही बात है, कहीं कहीं ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं सामने। अगर आप वक्फ बोर्ड की बिल को लेकर बात करोगे, हाल ही में जो अमेंडमेंट्स की बात हुई, तो उसमें कहा जा सकता है, और चूंकि उसमें अभी अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया इस चीज को लेकर, और प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि लोगों की सही सुनवाई नहीं हो रही है, कि जो कि जमहूरी निज़ाम में सही नहीं है। और जब हम जमहूरी निज़ाम में किसी बात को सही नहीं मानेंगे तो दैट ऑटोमेटिकली गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कि लोगों की बात को सुना जाए। जब हम ये कहेंगे कि लोग सुप्रीम है, तो फिर लोगों की विल प्रिवेल करना चाहिए, न कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी। वेल दैट आल्सो इज देयर,
लेकिन नंबर इज नॉट द ओनली सफिशिएंट, देन द मेरिट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। अगर कहीं कोई असेंबली में या कोई पार्लियामेंट में कोई बात हो भी जाती है तो देन अल्टीमेटली पीपल शुड रेटिफाई दैट एंड पीपल आर द सुप्रीम। तो जी। जब सुप्रीम हम लोगों को कहेंगे तो फिर अभी जो अमेंडमेंट को लेकर है तो लोग कहते हैं कि नहीं हमको एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, वी डोंट वांट इट। तो नेचुरली इट शुड नॉट बी। अगर हम रियली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ले लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादृष्टि को कहेंगे, वेल टू दैट एक्सटेंट माना जा सकता है। तो लेकिन जहां तक उनके प्रोटेस्ट की बात करी आपने, आई थिंक शायद आपने दूसरी प्रोटेस्ट की बात करी भी, शायद इनकी कांग्रेस की प्रोटेस्ट की बात जी। नहीं करी क्योंकि मेरा ऑडियो का दिक्कत बहुत चल रहा था। जी, कांग्रेस ने Any आज other से question? प्रोटेस्ट शुरू किया है। 40 दिन तक ये प्रोटेस्ट चलेगा और ये संविधान की रक्षा के लिए कहते हैं। ये कांग्रेस सही ने बात है। हाँ, देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा जरूरी है कि वो लोगों की सही तौर तर्जमानी करे और जिसमें लोगों के हित की बात हो। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, वेल लोगों की हित की बात है, मुल्क की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। लेकिन जहां तक स्टेट हुड को रिस्टोर करने की बात है, जिस पर जो बात चली अभी, जो कांग्रेस का अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे लोगों को स्टेटहुड रेस्टोर होने से या ना होने से कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर जम्मू कश्मीर में ये खास मुद्दा रहा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा रहा है, ना कि नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पार्टीज का। अजय जी, एयाज साहब ने कहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो आपने वक्फ बोर्ड को कानून में तब्दील किया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, और आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्श रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा वजह फरमाया आपने। क्योंकि खुद ही आपने भी और अयाज साहब ने भी कहा कि ये सब जुडिस है। मैं बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, उस पर कमेंट नहीं करेगी, निश्चित रूप से नहीं करेगी। लेकिन मैं बड़ी सरप्राइज नहीं हूं, निराश हूं कि आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। जब 1995 में आप अमेंडमेंट करते हैं वो ठीक है, तब आपके पास नंबर, हालांकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, लेकिन आपने एक माहौल का मिसयूज किया और आपने उसको ये कर दिया। आपने ये कहा कि तब ठीक है। 2013 में आपने चुनाव के बिल्कुल पहले अपीजमेंट के नाम पर अमेंडमेंट्स किया, वो पार्लियामेंट करेगा, वो ठीक है, क्योंकि वो आप कर रहे हैं। और जब हम पार्लियामेंट के माध्यम से, जिसमें वोटिंग हो रही है, जिसमें अपोजिशन पार्टी 15 घंटे बोलती है, 15 घंटे राज्यसभा में, 15 घंटे लोकसभा में, इतना बहस करने के बाद भी और इतना अधिकार दे रहे हैं कि आप उस एक्ट को फाड़ रहे हैं। आप इतना इसको डेमोक्रेसी आप नहीं मानते हैं। सचमुच में एक्सपर्ट्स के नाम पर ऐसी राय देना, मुझे लगता है कि एनार्की को बढ़ावा देना है और कुछ नहीं है। मैं ऐसे से परहेज करना चाहूंगा कि लोगों को बताएं कि एनार्की से पहले देश वो किसी के भी फेवर में नहीं है, अयाज साहब के भी फेवर में नहीं है। जब एनार्की रोड उस पर हो जाएगी, वो किसी के भी फेवर में नहीं है। ऐसे एनार्की को प्रमोट करना, मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। लेकिन अजय जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा क्योंकि इसमें एक मुद्दा आ गया, जबरदस्त मुद्दा आ गया। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखिए ये सही बात है, ये सही बात है अगर हम इसको रिलीजियस अफेयर्स में मुदाखलत भी मानेंगे, लेकिन एक इसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी है, दैट आल्सो इज ट्रू। लेकिन मेरे दोस्त को पता होना चाहिए, मैंने दो बातों का जिक्र किया। एक ये कि कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, और दूसरा मैंने इसके साथ साथ ये भी कहा, देन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पीपल, because everything depends upon the people. लोग इज द सुप्रीम इन द डेमोक्रेसी। यहाँ उस वक्त लोगों को एक्सेप्टेबल लोग क्या करेंगे? साथ साथ में लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी की बात की। अगर आप कैसे करेंगे वो एक्सप्रेस? मुझे 2 सेकंड दीजिए, मेरा ऑडियो भी दिक्कत है थोड़ा सा, मुझे 2 मिनट सेकंड दीजिए, मेरा थोड़ा ऑडियो भी दिक्कत है, मैं पूरी तरह से सुन पा नहीं रहा हूं, लेकिन अब मैं अंदाजे से बात कर रहा हूं। देखिए 2 चीजें हैं, एक ये कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है कि अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कभी इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं वक्फ बोर्ड में, तो इसलिए अगर मान लीजिए कि एक गलती कहीं हुई है, तो दैट डज नॉट मीन कि भाई एक गलती दूसरी गलती को सही ठहराएगी। उसमें एक एडवांटेज ये था कि जिन लोगों के लिए ये उस वक्त अमेंडमेंट लाई गई, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। अब चूंकि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे,
तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो टू एक्सेप्ट द विल ऑफ द पीपल एज इट हैज हैपेंड, जैसे ये हो गया फार्मर्स की बिल में हो गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसमें सारे लोग थे, पीपल शुड प्रिवेल, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स भी थे जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। अब तो मुझे लगता नहीं है। और 15-15 घंटे जैसे अजय भारती जी बता रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा में भी डिस्कस हुआ था, चर्चा हुई है। 2005 में तो दोनों सदनों को मिलाकर के 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। क्षमा कीजिए, 2013 में। मैं रेस्पॉन्ड करूं इस बात को। हाँ, अजय जी भी करेंगे और आप भी कीजिए। फिर हमारे साथ इमरान काजी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इमरान जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम। नहीं, मैं चाहूंगा इस बात को रेस्पॉन्ड करूंगा जब आप ये कहोगे कि दोनों सदनों में इसका चर्चा हुआ। देखना ये पड़ेगा कि चूंकि ये मामला जो है एक रिलीजन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ वापस था, न कि इट वाज इन्वॉल्विंग द टोटल सोसाइटी, इट वाज पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक खास कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखता था। और देखना यही चाहिए कि जो लोग उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं इन दोनों सदनों में, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया। और जब जेपीसी बनी तो जिन लीडर्स के साथ, इस कम्युनिटी के लीडर्स के साथ बात हुई, उन्होंने इसका विरोध किया या उनके जो मशवरे थे उनको इसमें नहीं लिया गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 232 एक अजय जी, उसके बाद अजय जी के बाद तुरंत मैं इमरान काजी के पास जाऊंगा। अजय जी, आप रिएक्ट कीजिए, आप प्रतिक्रिया दीजिए जी। एक सब जुडिस है, मैं फिर बता रहा हूं, आप उसको डिबेट में अलाउ मत करिए, क्योंकि सब जुडिस है, इसके डिटेल्स में मत जाइए। 1500 साल पुराने मंदिर को जब आप वक्फ क्लेम करेंगे तो वो रिलीजियस इशू नहीं रहता है, वो सबको इफेक्ट करता है, वो मेरे को भी इफेक्ट करता है। जब मेरे पार्लियामेंट को आप कहते हैं कि ये वक्फ है, तो वो लिमिटेड नहीं हो जाता है, वो सब पर असर करता है। इसलिए आप उसको रिलीजियस मत बना दीजिए, ये मैनेजमेंट है। अगर रिलीजियस होता तो 15 कंट्रीज में जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, उनमें वक्फ है ही नहीं, ये ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। इसको जानबूझकर प्रोवोकेशन के लिए, एनार्की के लिए यूज किया जा रहा है। जो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर को जाकर धन्यवाद करते हैं, वो क्या मुसलमान नहीं है? बंदा मुसलमान नहीं है क्या? सिर्फ आप मुसलमान है। लेकिन इसको रिलीजियस मत बना दीजिए, मैं निवेदन करता हूं। सब जुडिस है, इसको रहने दीजिए, देश को बचा लीजिए, देश को डिवाइड मत कीजिए। देखिए नहीं, वो सब जुडिस है, ठीक है, सब जुडिस है, हमारे इससे कोर्ट के मामलात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा भी ठीक नहीं है कि मैं आपके साथ इस मामले को एक पार्टी की तरह से बात करूं, बिकॉज मेरा वो मामला नहीं रहता है कि मेरा मामला रहता है कि किसी मामले पर अपनी राय दें और इमरान काजी के हिसाब से मैं राय दे दूंगा। लेकिन जब आप कहोगे कि कब्जा किया, आप कह रहे हो इस बात को कि 47 के बाद मुसलमानों ने कब्जा किया, ये वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ ने कब्जा किया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमान आज तक हिंदुस्तान में इतने एम्पावर्ड नहीं हुए कि वो किसी की प्रॉपर्टी। चलिए आयाज साहब, मैं इमरान काजी से क्लेम है, इमरान काजी साहब के पास जाना चाहूंगा। काजी साहब, ये वक्त पर चर्चा नहीं है, आप देर से जुड़े, ये चर्चा इस बात को लेकर है कि कांग्रेस ने 40 दिन का अभियान छेड़ा है। कांग्रेस का तर्क है कि एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है, संविधान इस मौजूदा सरकार के कार्यकाल में खतरे में है। आप क्या कहेंगे काजी साहब? देखिए, जहां तक पहले मैं इस बात पे आना चाहता, मैं जानता हूं यहाँ ये जो वक्फ का बिल है ये सब जुडिस मैटर है। मैं सिर्फ एक दो चीज़ें इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं कि जब भी कोई कानून बनता है हमारे हिंदुस्तान में, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द जो पीपल है उनके लिए बनता है। कोई भी कानून किसी भी, और जब भी ये कानून कोई पार्लियामेंट बनाता है, उसको ये ध्यान में रखना होता है कि ये पूरे 140 करोड़ लोगों के हित में होना चाहिए, और इससे किसी कम्युनिटी या किसी रीजन या किसी रिलीजन को भी नुकसान ना हो, इसका ध्यान भी पार्लियामेंट को रखना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप वक्फ की तो मुझे जहां तक ध्यान है, 200 कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट में, पार्लियामेंटेरियन ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, और 200 कुछ लोगों ने ही इसके फेवर में वोट किया।
इसका मतलब अब ये नहीं है कि हमारे पास 2 नंबर ज्यादा है या 3 नंबर ज्यादा है तो हम पार्लियामेंट में इसको पास करके लोगों पे थोप देंगे। अगर ये भी हमें देखना है कि 200 कुछ पार्लियामेंटेरियन इसके अगेंस्ट में थे, इट मींस कि ये लोगों के हित में नहीं था। इस चीज को हमें ध्यान में देना चाहिए। दूसरा, आपने जेपीसी की बात की, ऑन रिकॉर्ड में आपको दे देता हूं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स या जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या बाकी लोगों ने जेपीसी के साथ मुलाकात की जिसके यहाँ पे दिल्ली में, उसमें जो इंपॉर्टेंट मेंशंस उन्होंने चेंजेस के लिए कहा था, अमेंडमेंट्स के लिए कहा था इस बिल में, उनमें से एक चीज को भी कंसिडर नहीं किया गया। बाकी अब ये बात आप ये जो आपने कांग्रेस की बात की, डेफिनेटली जब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ 2019 में, तो ये एक सेंस ऑफ बिट्रेयल या अनजस्टिस फील कर रहे हैं यहाँ के लोग। ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपका मंशूर था कि आपने 370 को हटाना है, तो आपके पास गवर्नमेंट थी, आपके पास नंबर थे, चाहे वो लोगों के हक में था या नहीं हक में था, आपका मंशूर था, आपने उसको पूरा किया। बट डिमोटिंग ए स्टेट फ्रॉम स्टेट टू यूटी, ये तो बिल्कुल इनजस्टिस हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और यहाँ के लोग बिट्रायल और इनजस्टिस, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आज लोगों को कितने नुकसानात हो रहे हैं इस चीज की वजह से। जो एक फुल फ्लैश स्टेट्स थी, जिनके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थे, अपने लेजिस्लेटिव पावर्स थे, आज की डेट में वो सब आप खो चुके हो। हम लेजिस्लेटिव पावर्स अपने खो चुके हैं, हम अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स खो चुके हैं। इसका मिसयूज भी हुआ था शायद, इस कारण 370 को संशोधित किया गया। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने एक वाजिब सवाल उठाया, आपने बिल्कुल मैं एग्री करता हूं आपके सवाल से, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को 2 मिनट दे लीजिए और बिल्कुल सुकून से सुन लेना कि जो आपने सवाल उठाया है, क्या हम उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको किसी भी अदर स्टेट की आप एग्जांपल ले लीजिए, करोड़ों अरबों रुपए का स्कैम आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आपको एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जी। कहते हैं काजी साहब का अधूरा रह गया, लेकिन मैं पहले तेजा साहब के पास, एडवोकेट तेजा सिंह के पास जाना चाहूँगा। तेजा सिंह जी, आप मुझे बताइए, जब 2013 बिल्कुल चुनाव नज़दीक थे, तब आप लोग क्यों इस कानून में संशोधन करने की ज़रूरत भी, और कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ? क्योंकि आपने रेवड़ियाँ बांटी होंगी तभी तो रिएक्शन नहीं हुआ। एक समुदाय के साथ अपीजमेंट को, ये अजय भारती जी ने भी आरोप लगाया है, अपीज करने के लिए। देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये है कि मेरे रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी तरह से ये बात कही कि जब भी कोई कानून बनता है वो किसी न किसी देशवासी के लिए, सारे मुल्क के लिए, किसी फिरके के लिए, किसी तबके के लिए कानून बनता है, और मंशा ये होती है कि कानून ऐसा बने जो उन लोगों के लिए अच्छा साबित हो, उनको उसका फ़ायदा हो, उससे किसी तबके को नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि एक तबके को खुश करने के लिए दूसरे तबके के साथ नुकसान हो, जिसकी वजह से मुल्क में मतलब इंतशार पैदा हो। आप ये समझें कि जिस तरह फार्मर्स कानून थोपने की कोशिश जो सेंटर ने की, वो भी पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसके खिलाफ एक आंदोलन चला, और बाद में हमारे, आप इस आंदोलन को जस्टिफाई करते हैं? पहले मैं आप जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है, पूरी होने दें। वेस्ट बंगाल में चल रहा है, उस वक्त हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात मानी कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को मैं समझा नहीं सका। नतीजा ये हुआ कि हमारे मुल्क के इतने मजबूत प्रधानमंत्री को वो कानून वापस लेने पड़े। और इस वक्त भी मैं आपको, जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया, कि जो आप कहते हैं कि ये सलाह मशवरा हुआ, अगर ये सही मायनों में जो ये वक्फ है ये मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, उनकी फलाह व बहबूद के लिए है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके जो उस मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको बड़ी दस्तरस्त है
मजहब पे भी, सियासत पे भी। लेकिन उन लोगों को कंसल्ट करने के बाद बड़ी जल्दी में, बड़ी तेजी में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया, और क्योंकि बीजेपी के पास नंबर्स हैं, उन्होंने इसको इमीडिएटली रात दिन चला के पास कर दिया। लेकिन ये लोगों को, लेकिन इलेक्शन से पहले कोई फैसला लिया जाता है वो चुनाव से प्रेरित होता है। 2013 की बात कीजिए ना आप। मैं मानता हूं, मगर मैं आपको कहता हूं किसी भी तबके ने, ना सरकार ने और ना ओपोजिशन ने, किसी ने उस वक्त हमारी उस अमेंडमेंट के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। अगर वो रेवड़ी हमने बांटी होती उस वक्त भी, जो ओपोजिशन थी वो बड़ी मजबूत थी, वो हमारी इस बात को रिजेक्ट कर सकती थी, हमारी मुखालफत कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर सके। भारती जी सबसे पहले मैं विनोद जी, एक तो यहाँ पर जो बहुत गलत जानकारियां दी जा रही है उसको थोड़ा सा करेक्ट करवा दीजिए, रोक लीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि देश के किसानों के हित में मैंने कानून लाया था, देश के हित में वापस ले रहा हूं। याद कर लीजिए। और बड़े ही और ये भी कहा था, शायद मैं उनको समझाने में, शायद मैं उनको समझा नहीं सका। छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस का मुख्यालय नहीं है, बोलना छोड़ दीजिए। एक तो पहले बात इसको करेक्ट कर दीजिए। उन्होंने कोई ये नहीं कही कि मेरे से गलती होगी, उन्होंने कहा कि देश के हित में वापस ले रहा हूं। एक बात, क्योंकि आपका जिन लोगों से, जैसे आप आज बाहर जाकर बोलते हैं, किन लोगों के साथ क्या आपकी सांठगांठ है वो हमें सबको मालूम है। वो जॉर्ज सोरोस का नाम है, उसमें क्या आपको लगता है बीजेपी के बगैर और आपके बगैर जितने देशवासी हैं वो सारे सांठगांठ वाले हैं। भाई साहब, बड़े हिंदुस्तान इस वक्फ बिल के खिलाफ 232 लोगों ने, 232 पार्लियामेंट मेंबरों ने वोट दिया है, और आप ये कैसे कहते हैं कि हमारी सांठगांठ है? सांठगांठ किसी की नहीं है, और हमारा हक बनता है जहां आप गलत करेंगे हम उसको गलत कहेंगे। ये कांग्रेस मुख्यालय नहीं है। और नहीं, कांग्रेस मुख्यालय नहीं है, लेकिन हमें बात करने का हक है। चलिए तेजा सिंह जी, चलिए अजय जी, मुझे बताइए, बकौल अमर सिंह दुल्लत डॉक्टर फारूकुल्लाह इसका सपोर्ट क्यों करते? अगर ऐसे ये था तो क्या था कि देश के हित में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में 370 का हटना बहुत ही जरूरत था। इसीलिए अगर आप देखेंगे उसके बाद जो यहाँ की तरक्की की बयार बही रही है, जिस प्रकार से, हर प्रकार से आप विकास की आप धारा देख रहे हैं, उसको अगर देखना होता है। रही बात स्टेटहुड की, तो फिर वो उसमें कोई नई बात नहीं है। चाहे आदरणीय गृह मंत्री जी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, वो समय की बात है। लेकिन स्टेटहुड को सेपरेटिज्म के लिए और टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो अननेसेसरली उसको डिले किया जा रहा है। अदरवाइज स्टेटहुड इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। 2026 में जब टेररिज्म समाप्त हो जाएगा जड़ मूल से, ऐसे जब गृह मंत्री जी बोलते हैं स्टेटहुड इज मैटर ऑफ टाइम, उसमें किसी को एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। एजिटेशन किस लिए कर रहे हैं? वो अलायंस पार्टनर है। वो रामबन में ट्रेजेडी हो रही है, उस पर वो नहीं बोलेंगे। कठुआ में जब एनकाउंटर चल रहा था, ये तब भी स्टेटहुड की बात कर रहे थे। ये इनसेंसिटिविटी है। ये लोगों के मुद्दे नहीं उठाएंगे, ये नहीं बताएंगे यहाँ पर पेट्रोल और इसकी कीमत क्यों बढ़ी, उस पर एजिटेशन नहीं करें, क्योंकि अलायंस में है ना, महंगाई पे नित नए प्रोटेस्ट हमारे होते हैं, महंगाई पे, इसलिए बेरोजगारी के नाते वो इनको निकालने की कोशिश करके स्टेटहुड की तरफ ढूंढ रहे हैं। लेकिन लोग जानते हैं स्टेटहुड जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कारण से आएगा और सही समय पर आएगा। चलिए इमरान काजी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अनम्यूट कीजिए। जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी काजी साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी विनोद जी, हाँ विनोद जी, आपने एक सवाल उठाया था और मैं देख रहा हूं कि ये जो सवाल आपने उठाया, इस चीज का लोगों में एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है और क्रिएट किया गया कि मिसयूज ऑफ पावर्स हो रहे थे, इसीलिए ये जरूरी था कि इस चीज को करना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या विनोद जी आप मुझे ये बता देंगे कि जब आपने सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे स्टेशंस को प्राइवेटाइज कर दिया, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया, जो लोगों का हक था, जो लोगों का पैसा था, जिन पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी, उनको आपने प्राइवेटाइज कर लिया। मिसयूज ऑफ द पावर। जी, आप एक रात को उठ के आधी रात को डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, नोटबंदी की बात करते हैं, विदाउट कंसल्टिंग एनी एजेंसी या पार्लियामेंट में उसकी बात करने के लिए, क्या वो मिसयूज ऑफ पावर्स नहीं थे?
आपने एक स्टेट को फुल फ्लेज स्टेट को एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया दो यूनियन टेरिटरीज में विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द लोकल पीपुल्स। क्या वो मिसयूज ऑफ पावर्स नहीं थे? आप फार्मर्स के बिल की बात कर लीजिए जो आपने उन पे जबरदस्ती थोप दिया था, क्या वो मिसयूज ऑफ पावर्स नहीं थे? आपने यहाँ के जो इस कानून, इस आईन ने जिस 370 और 35A का हक जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था उसको तार तार कर दिया पार्लियामेंट में 2 मिनट में आके विदाउट एनी डिस्कशन। क्या वो मिसयूज ऑफ पावर्स नहीं थे? आपने वक्फ का बिल लाया, आपने कहा कि ये एक मुस्लिम समुदाय के साथ रिलेटेड था। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, आई विल टेक ओनली 10 सेकंड्स प्लीज। ओके। वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में थे, ऑन रिकॉर्ड है, क्या आपने उनको बोलने तक भी हक दिया वहां पे? इससे ज्यादा मिसयूज आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी ने किया होगा? और दूसरी चीज, कौन सी यहाँ पे हमारे पूरे हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे करप्शन के केसेस, या पाकिस्तान, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मतलब शिवराज सिंह चौहान के टाइम ये जो अपने चीफ मिनिस्टर थे वहां पे MBBS का स्कैम, कितने स्कैम्स की बात आप कर लीजिए। आज साहब आपके पास, डार साहब आपको रुकूंगा, यार साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन अजय जी पहले इसका जवाब दे दें, क्योंकि बहुत सारे संगीन आरोप लगाए हैं, डिमोनेटाइजेशन और बहुत सारे। देखिए, ये घिसे पिटे आरोप लगाने से तो लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद 3 इलेक्शन हो गए, लोगों ने मोहर डाल दी कि कौन सा सही था कौन सा सही था। लेकिन एक बात शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ध्यान में नहीं, इनके जो लीडर्स होते हैं वो पार्लियामेंट में गपशप मारते हैं। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता। सुनिए, इंटरप्ट नहीं, बात सुनिए मेरी। जिस चीज को आप घिसे पिटी कहते हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ही बोल रहे तो मेरे तरफ से भी इन्हीं को कह दीजिए, मेरी तरफ से भी यही बोलिए। जवाब ले लीजिए इमरान साहब आप जवाब। अजय जी दीजिए। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनके नेता क्या होता है, पार्लियामेंट में जाते नहीं, पार्लियामेंट में गपशप करते हैं, उनको हर एक को टाइम मिलता है, वहां एक प्रोसीजर है, वो उस टाइम पर बोलेंगे नहीं, वो प्रिविलेज कहेंगे कि जो हम तो एक विशेष स्टेट से आते हैं, हम जब आएंगे तभी बोलेंगे। ऐसे पार्लियामेंट चलता नहीं है। जब आपकी बारी होती है, जब जितना आपको टाइम होता है, उसमें आपको अपनी बात कहने की काबिलियत होनी चाहिए। आप नहीं कह पा रहे हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, वो पार्लियामेंट की दोष नहीं है। रही बात फिर ये जो स्टेट की बात, मैं फिर बता रहा हूं, आपने लद्दाख को कॉलोनी बनकर रखा था, 5 करोड़ की आप उनको बजट देते थे, करते क्या थे उनके साथ? उनकी कितने दिनों से मांग थी? अगर लोगों की डिमांड की बात थी तो उनकी उस डिमांड का रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया आपने आज तक? और उल्टा क्या किया? जब उनके हकों के लिए जब एक काउंसिल बननी थी तो उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया और मजहब को इस्तेमाल करके बना दिया आपने। आप मिसयूज ऑफ रिलीजन करते हैं, मिसयूज ऑफ पावर करते हैं, और आप करप्शन की बात करते हैं। ये करप्शन सिर्फ इसलिए नहीं होती है, करप्शन होती है जब आप एंटी नेशनल एलिमेंट इसको बढ़ावा देते हैं, जब आप टेररिस्ट जो पकड़े गए टेररिस्ट को छोड़ देते हैं सिर्फ इस नाम पर क्योंकि वो आपके सपोर्ट में शायद आ जाएंगे, इस वजह से जब होती है करप्शन तब होती है, जब मिसयूज ऑफ पावर तब होता है, जब आप 87 का इलेक्शन रिग करते हैं, तब होती है मिसयूज ऑफ पावर। काजी साहब आपके पास आऊंगा। गुस्ताखी माफ, नहीं एक सेकंड, गुस्ताखी माफ अयाज साहब, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा प्लीज। अयाज साहब 1 मिनट लेंगे। इमरान करने के हवाले से एक मसला सचमुच बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पॉलिटिकल पार्टी के पास इससे स्टेट रेस्टोर होने से लोगों को डायरेक्टली कोई फायदा होता है या नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये एक जबरदस्त मुद्दा है और होना भी चाहिए, इसलिए कि एक एम्पावरमेंट का मामला है गवर्नमेंट के लिए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कल को बीजेपी भी हो सकता है, इसलिए अगर आज कांग्रेस कर रहा है इसके ऊपर प्रोटेस्ट, मुझे लगता है कि वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं और हर एक को करना चाहिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में है तो कल को बीजेपी भी हो सकता है, उनको भी ये इशू आ सकता है। अगर उनका ये ख्याल है कि शायद सालों साल सेंटर से यहाँ तक हुकूमत चलाएंगे, वो भी गलत है। कल को हालात, पॉलिटिकल हालात चेंज भी हो सकते हैं। हालांकि इसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज के मामला भी जुड़े रहते हैं। अभी इनका कांग्रेस का जुड़ा हुआ मामला ये है
कि हम तब तक कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे जब तक स्टेट को रिस्टोर ना किया जाए। और उमर साहब का ये है कि जब तक स्टेट को रिस्टोर ना किया जाए तब तक मेरे से जो मैनिफेस्टो है उसमें मामला हल नहीं हो पाएंगे। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी की दिक्कत आएगी जब भी कोई हुकूमत में आ जाएगी। इसलिए अगर कांग्रेस इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है तो सही कर रहा है और सबको करना चाहिए, सबको इस चीज के लिए लड़ना चाहिए, इकट्ठे लड़ना चाहिए, बीजेपी को भी, क्योंकि ये बीजेपी का भी मामला है, कल को ये भी हुकूमत में आ सकते हैं। अगर कल को कांग्रेस मान लीजिए सेंटर में हुकूमत में आई और बीजेपी कल को यूनिट में जम्मू कश्मीर की सरकार में आई तो इनका भी सिचुएशन यही रहेगा। जी चलिए पॉलिटिकल सिचुएशन चलिए तेजा सिंह से जान लेते। तेजा सिंह, क्या आपको लगता है कि जमीन, क्या इस आंदोलन से या इस मूव से आपकी खिसकी हुई जमीन वापस मिल सकती है आपको जम्मू कश्मीर में? सबसे पुअर परफॉर्मेंस आपने 2024 के विधानसभा चुनाव में दिए, मात्र 6 लोग जीत करके आए और जम्मू प्रोविंस में 1, वो भी रजौली। देखें विनोद जी, आपकी इस हमदर्दी के लिए आपका शुक्रिया कि आप मुझे बोलते हैं कि हमारी खिसकी हुई जमीन वापस आएगी। आप ये क्यों भूल जाते हैं, एक जमाना था हमारी बीजेपी के सेंटर में टोटल दो पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा, सियासी लोग थे और वक्त चलता गया, इस वक्त उनकी हुकूमत है। मैं एक्सपर्ट की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड से लोगों को फायदा हो या ना हो, लेकिन सियासी पार्टियों को फायदा होगा। मैं इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता हूं। स्टेटहुड का फायदा हर जम्मू कश्मीर के शहरी को होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी जो हुकूमत है वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पावर्स हैं उसके पास, वो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता है, इस स्टेट का तकद्दुस बहाल नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं होगा। और इस वक्त हर शहरी का, जम्मू कश्मीर के हर शहरी का फर्ज बनता है कि वो इस संघर्ष के साथ, कांग्रेस के संघर्ष के साथ चलें और कोशिश करें कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। ये हमारा हक है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के फायदे और नुकसान के लिए नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए है और हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। अजय जी आपके पास आऊँगा, लेकिन मुझे इमरान जी से पहले एक सवाल पूछना है। इमरान जी, आप वाकई में आप लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद क्यों कुछ ऐसे फैसले लिए, जैसे अलगाववादियों, आतंकवादियों के बच्चों को नौकरी दी गई, बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियां दी गई, और फिर और भी कुछ ऐसे फैसले लिए जो अवकाश, जो छुट्टियां थी। क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ तो कुछ था जो इस 370 की आड़ में हुआ करता था? इमरान भाई। देखिए विनोद जी मुझे उम्मीद है कि मुझे 2 मिनट आप देंगे इस चीज पे, क्योंकि आपने ये सवाल किया कि इसको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर देगा तो वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके सवाल पे आने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ रोशनी डालना चाहता हूँ। जिस लद्दाख और करगिल की बात की गई थी बांटने की, जिस करगिल ऑलरेडी यहाँ पे जब ये हुआ था तो उन्होंने अगेंस्ट इसके किया था कि हमें ये मंजूर नहीं है कि जो ये हमें अलग किया गया जम्मू कश्मीर के साथ। बाकी जो लद्दाख, जिस लद्दाख की एग्जांपल दे रहे थे यहाँ पे, जिन्होंने लड्डू बांटे थे वहां पे यूटी बनते हुए, वही लोग दिल्ली तक क्या प्रोटेस्ट करने नहीं गए और स्नोफॉल में -10 डिग्री 20 डिग्री में वो प्रोटेस्ट में बैठे थे कि हमारे साथ इनजस्टिस और हमारे साथ गलत हुआ। और जिस टेररिज्म की और जिस स्टोन पेडलर जिनकी ये बात कर रहे थे, आज इनके एलाई पार्टनर खुलेआम स्टेज पे खड़े होकर ये बोलते हैं कि हम जब बीजेपी के साथ सरकार में थे तो हमने 10,000 FIRs वापस लिए उन लोगों के। उस चीज का भी तो जवाब देना चाहिए। एक तरफ से ये कहते हैं कि हम स्ट्रिक्ट है इस चीज में, जब आप अपने अलाइन पार्टनर के साथ उसमें आते हैं तो आप FIR वापस लेने की बात कर रहे हैं। वो खुद स्टेज पे चढ़ के परसों ये बोल रहे थे कि हमने मजबूर किया भाजपा को और उन्होंने भेजा यहाँ पे सेपरेटिस्ट के साथ बात करने के लिए। चलो ये अब ये हो गया। दूसरा, अब मैं आपके सवाल पे आता हूं कि कहीं देखिए, अगर आप 3-4 चीजें थी जिस चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट को या एक पर्टिकुलर पार्टी को प्रॉब्लम थी 370 के साथ, वो ये चाहते थे कि इक्वेलिटी आए, 370 हटेगा, सारी स्टेट, सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेट एक लेवल पे आने चाहिए। एक दूसरा, उन्होंने लॉजिक दिया कि यहाँ पे करप्शन बहुत था 370 की आड़ में, इसलिए हम इसको हटाना चाहते हैं। 2, तीसरा उन्होंने ये दे दिया कि यहाँ पे टेररिज्म है, उसकी ये 370 की वजह से है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। अब हम तीनों पॉइंट्स पे बड़े डिटेल में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं इसमें।
मुझे एक चीज बताइए, आपने इक्वेलिटी की बात की, क्या आपको लगता है कि आज जम्मू कश्मीर में भी इक्वेलिटी है, वही इक्वेलिटी है जो बाकी रियासतें लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंजॉय कर रही है, वही हम भी कर रहे हैं? क्या आपका भी पर कैपिटा इनकम वही है जो ऑन एन एवरेज ऑल ओवर इंडिया है, वही जम्मू कश्मीर का भी है? अब आप आइए करप्शन पे, क्या करप्शन के केसेस आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर में दिखे या मिसमैनेजमेंट सिर्फ जम्मू कश्मीर में दिखे? मुझे लगता है काजी साहब जवाब ले लेते हैं। काजी साहब अब आप जवाब ले लेते हैं, समय कम है ना, जवाब ले लेते हैं, समय कम है। जी अजय जी। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए कि जिस लद्दाख की ये बात कर रहे हैं, लद्दाख में किसने प्रोटेस्ट किया और उनका बैकग्राउंड क्या है वो जग जाहिर है, वो उसमें से करने की बात नहीं है। वो जब तक आपके लोग बैकग्राउंड फिर इंटरप्ट करेंगे, जब तक आपके मालूम है सच्चाई को, ये बताइए उनकी मांग जैसे आप इनको कह रहे थे नहीं थी, ये बात बोलने नहीं देंगे क्योंकि प्रॉब्लम है ना, इसीलिए दुलत साहब क्या कहते हैं प्राइवेट में एक आप झूठ बोलेंगे यहाँ पे और हम मुझे 370 के बारे में नहीं सुनेंगे। ये बताइए आज तक जब तक वो आपके फेवर में थे, किया गया कि शेख साहब के टाइम पर अगेंस्ट हो गया तो आपके शेख साहब के टाइम पर यह आया था कि 370 कुरान की आयत नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। ये शेख साहब को कहा, हम इस चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या विरासत में नहीं दिया है, ये मुल्क आपको किसी ने किया कि नहीं किया था, बिल्कुल नहीं, में बोलने से सुनेंगे करने से आपका कोई अच्छा फायदा नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना है। देखिए चुनाव से पहले ये लोग क्या कहते थे, चुनाव के बाद क्या कहते हैं। चुनाव से पहले कहते हैं कि हमारे पास काफी ताकतें हैं, हम करके दिखाएंगे। अब कहते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है, हम नहीं कर सकते। ये दोगलापन, ये डबल फेसडनेस, ये आपके साथ आप मुझे एक चीज बताइए विनोद जी, एक सेकंड जी मैं 10 सेकंड लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं विनोद जी उस चीज का जवाब दे ये लोगों को गुमराह करने वाले बात है, 10 सेकंड ये लोगों को गलत जानकारियां देने वाली बात है, झूठ बोलकर लोगों को मैं देखना चाहता हूं क्या जवाब देंगे। क्या कहा था कि हम 3000 रुपए कर देंगे, ये क्या जवाब देना चाहते हैं? ये जो देश सोशल वेलफेयर स्कीम में बढ़ाने से क्या, इनसे 12 सिलेंडर देने में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है आपको? अजय जी एक सवाल, अजय जी एक सवाल इमरान आपसे पूछना चाहते हैं, एक सवाल। जी इमरान। लेकिन वो इंटरप्ट कर रहे हैं, वो सवाल इंटरप्ट नहीं करेंगे, इस बार इंटरप्ट नहीं करेंगे, इस बार इंटरप्ट नहीं करेंगे, इस बार इंटरप्ट नहीं करेंगे, एक सवाल पूछेंगे। जी इमरान जल्दी 10 सेकंड में। 10 सेकंड विनोद जी, मुझे भारती जी से ये पूछिए, इनके पास ये कौन सी मशीन है? जब तक वांगचू जी इनके साथ थे तब तक वो बड़े अच्छे थे, उनके वो कभी हमारे गलत बात कह रहे, एक सेकंड सुन तो लीजिए यार, अभी आपने प्रश्न लीजिए, सवाल जवाब अगर आप दूसरी चीज वैसे भी आपको जी मुझे आप भी एक चीज का सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। इन्होंने आपसे सवाल पूछा, अब आप जवाब दे दीजिए। अजय जी अब आप जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। विनोद जी मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन को लेकर खड़े थे हमारे साथ, एक सेकंड मेरा सवाल कभी भी हमारे साथ नहीं थे, जवाब ले लेना, एक सेकंड को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव से पहले लोगों को गुमराह कर दिया, झूठे वादे करके गुमराह कर दिया, ऐसे अभी भी गलत जानकारी देकर ये करें। सिर्फ ये बता दीजिए कि लद्दाख की मांग थी क्या, यूनियन टेरिटरी की नहीं थी। यूनियन टेरिटरी के नाम पर आपने उनके साथ कितना इस्तेसाल कर दिया, उनका कितना क्या, वहां पर एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, कॉलेज नहीं था, आज वहां पर आपने हो रही है, आपको इससे जलन हो रही है। आज आपके वहां के स्टूडेंट आपके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी आपके पास प्रमोशन के लिए और ट्रांसफर के लिए नहीं आते हैं, आपको इसलिए दिक्कत हो रही है। लद्दाख आजाद हो गया, आपके चुंगल से आजाद हो गया, आपको यह दिक्कत हो रही है। लेकिन मुझे लद्दाख से ज्यादा इस वक्त लेना नहीं है, हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने न केवल सेलिब्रेट किया, जम्मू कश्मीर में इक्वलिटी तब आई जब आपने वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को उनका अधिकार दे दिया, जब आपने वाल्मीकि समाज को, जिनको आपने यहां पर इनवाइट करके लाया था, लेकिन उनके साथ सिर्फ कि वो सफाई कर्मचारी, चाहे वो पीएचडी करे, सिर्फ सफाई कर्मचारी बनते रहेंगे, आज उनके साथ इंसाफ हुआ है। आज कश्मीर के विस्थापित के साथ इंसाफ हुआ है, क्योंकि उसको आप जो स्टेट सब्जेक्ट और जो उसको डिनाई कर रहे थे, उसको आज आपने वो हक वापस रिज्यूम कर दिया। आपने उसकी जो एनक्रोचड लैंड को जिस ढंग से आपने मिसयूज उसका किया था, आज वो अपना अधिकार पा रहा है। ये आपको प्रॉब्लम हो रही है।
दिक्कत ये है कि देखिए चुनाव से पहले उनको कुर्सी पर अपना प्रोटोकॉल के लिए बैठना था। वो कह रहे थे हमारे पास सफिशिएंट पावर है। मैं फिर बता रहा हूं, सोशल वेलफेयर की स्कीमें लागू करने में कहां दिक्कत आ रही है? ये तो उन्होंने चुनाव से पहले जब उनको क्या, और एक्सपर्ट के नाम पर बायस्ड ओपिनियन देने से ठीक नहीं होगा। चुनाव से पहले उनको मालूम नहीं था कि स्टेट के सरकार का क्या होगा। जी, सरकार के पास पावर। एयाज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनोद जी जी जी, आपने मेरा सवाल पहले भी ऐसे रहने दिया, प्लीज। मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज का, और इनसे भाजपा के लोगों से जरूर एक सवाल लेना चाहिए जो देशभक्त बने फिर रहे हैं पूरे मुल्क में, कि जिन लोगों ने कल तक कलशनकोप उठाई हुई थी, जो लोग इस डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे थे जम्मू कश्मीर में, आज वो इनके ओहदेदार बने फिर रहे हैं। इनके पास ऐसी कौन सी मशीन है? कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास डालेगा। अरे सुन लीजिए यार अजय जी, आपको अच्छी बात बोलो। चलिए एयाज साहब, इनकी लड़ाई विवाद खत्म नहीं होगा। आपको ये प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है कि हुर्रियत को छोड़कर क्यों आ रहे हैं? चलिए चलिए चलिए, एयाज साहब कोई समझौता नहीं हो सकता। ये जस्टिफाई कर रहे हैं आप। एक तरफ से विनोद जी नहीं, विनोद जी एक सेकंड, एक तरफ से ये बोल रहे हैं कि ऐसे जो क्रिकेट के मैच में उपद्रव करेंगे उनको मालाएं पहनाएंगे, ये नहीं चल सकता है। ये बता दीजिए हमें सिर्फ कि क्या डॉक्टर फारूक साहब ने प्राइवेटली 370 हटाने का समर्थन किया कि नहीं किया? चलिए साहब क्यों कहते हैं? मैं बताता हूं एयाज साहब, आप भी, मेरे को लगता है इस चीज में थोड़ा सा कैरी करेंगे कि ये कह रहे हैं कि ये इनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो हमारे साथ क्यों आ रहे हैं, वो हुर्रियत के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। जनाबे आला, अगर यही इशू है नहीं, तो उन लोगों के रिलेटिव्स को क्यों? एयाज साहब, अजय जी, एयाज साहब आपको अपना समय लेना चाहिए। देश के साथ आ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं जैसे ये कोई के साथ नहीं आ रहे हैं, खड़ा है यहाँ पे, आप यहाँ पे बीजेपी के साथ नहीं आ रहे हैं, वो देश के साथ आ रहे हैं। हो रहा है बड़ा विनोद जी, में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, जवाब बोल रहे हैं, हम तो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं। बात नहीं है। जी जी जी, एयाज साहब आई एम ऑडिबल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए एयाज साहब से संपर्क समय हो गया है। मैं जी 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 जी, तेजा सिंह जी, पहले आपसे कहा था लेट हो गए। जी तेजा सिंह जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अब रिवाइवल का प्रोसेस शुरू किया है, क्या लगता है कामयाबी मिलेगी? सब देखेंगे भाई साहब, आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम अपना रिवाइवल कर रहे हैं। वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी का धर्म बनता है, वो फायदा बोल रहे वो हो नहीं सकता है, वो हर पार्टी की कोशिश नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। आपके कहने से जब तक आप बेसिक आप इसी खुशफहमी में रहें, कल क्या होगा वो वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। हमें छोड़ देनी चाहिए डिबेट को। जी, आप अजय भारती जी से 1-to-1 इंटरव्यू कर लीजिए। चले मैं छोड़ रहा हूं। वजह ये है कांग्रेस का रिवाइवल होगा नहीं होगा वो दूसरी बात है, कोशिश की जा रही है। बाकी वजह ये है कि हम एक अपोजिशन पार्टी के नाते हमारा धर्म बनता है कि हम जो लोगों के मसाइल हैं, पार्टनर है, रूलिंग अलायंस, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बावजूद भी हमको यहाँ बनता है, आप रूलिंग अलायंस है, बिल्कुल। चलिए, अगर आप कोई गलत फैसला करते हैं, कोई गलत बात करते हैं, एयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान काजी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय भारती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एडवोकेट तेजा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।